हमारा टॉपिक है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। हमारे ब्रेन में जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स वो पार्ट होता है जो कि ग्रे मैटर होता है। हमारे ब्रेन में आउटसाइड जो है वो ग्रे मैटर ने इनफोल्डिंग की हुई होती है और उन इनफोल्डिंग्स को जो है हम कहते हैं गायरेसिस कहते हैं। जो वहाँ उभार होता है उसको हम गायरस कहते हैं और जो अंदर इनफोल्डिंग होती है, ग्रूव होता है, उसको हम सल्कस कहते हैं। तो गायरेसिस और सल्कस मिलके इस तरह अरेंज हुए हुए होते हैं कि उसने जो है वो डिफरेंट लोब्स बना दिए होते हैं। तो जैसे ये हमारा जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इसके जो है वो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये जो एंटीरियर ब्लू है ये फ्रंटल लोब है, ये पीछे वाला जो है वो पैराइटल लोब है, ये वाला टेम्पोरल लोब है और ये ऑक्सीपिटल लोब है। ये हमारा ब्रेन है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। हमारी ब्रेन के अंदर दो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होते हैं, एक लेफ़्ट साइड का और दूसरा राइट साइड का। कॉर्पस कलोसम जो है वो एक बैंड होता है जो कि इन दोनों हेमिस्फेयर्स को जोड़ रहा होता है। हमारी बॉडी में इस तरह होता है कि जैसे जो है वो हमारा राइट साइड की कोई मूवमेंट है तो वो लेफ़्ट हेमिस्फेयर जो है वो कंट्रोल करता होगा। जैसे जो राइट हैंड से लिखते हैं उनका जो लेफ़्ट हेमिस्फेयर होता है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, वो डोमिनेंट होता है और जो लेफ़्ट से लिखते हैं उनका राइट जो है वो डोमिनेंट होता है। इस तरह से जो होता है तो ये ऑपोजिट जो है वो इसके फंक्शंस ऑपोजिट होते हैं। तो यहाँ ये डिफरेंट जो इनफोल्डिंग्स इसने की हुई होती हैं और ये इनफोल्डिंग्स होती हैं इसका अपना नाम होता है। और ये जो हमारा फ्रंटल लोब है इसके डिफरेंट जो है वो पोर्शंस हैं। जैसे ये वाला जो है वो प्री सेंट्रल पोर्शन है, ये आगे वाला फ्रंटल होता है। और फिर जो है वो डिफरेंट इनफोल्डिंग्स होती हैं। जैसे ये सुपीरियर फ्रंटल गायरस हम कहेंगे, इसको प्री सेंट्रल गायरस कहेंगे। ये जो पूरी इनफोल्डिंग हुई हुई है इसको हम प्री सेंट्रल गायरस कहेंगे। ये आगे वाले जो नज़र आ रही है ये प्री फ्रंटल गायरस है, ये मिडल फ्रंटल गायरस है। यानी ये जो इन्होंने इनफोल्डिंग्स की हुई हैं, इन इनफोल्डिंग्स को हमने डिफरेंट नाम दे दिए। और ये नीचे वाला इन्फीरियर फ्रंटल गायरस है। इन गायरसेस के अंदर डिफरेंट एरियाज़ हैं जो कि डिफरेंट चीज़ें कंट्रोल करते हैं, तो उन एरियाज़ को हमने डिफरेंट नाम दिए हुए हैं। ये पैराइटल लोब के अपने जो इनफोल्डिंग्स हुई हुई हैं उसका नाम है, जैसे इन्फीरियर पैराइटल गायरस, एंगुलर गायरस। और ऑक्सीपिटल की इनफोल्डिंग्स का अपना नाम है, इन्फीरियर ऑक्सीपिटल गायरस। गायरस होते हैं उभार। और ये जो बीच में जो है वो ब्लैक पोर्शन में हमें नज़र आ रहा है कि अंदर ग्रूव्स हैं, उनको हम कहेंगे सल्कस। ये यहाँ पे इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस है। अब इन गायरसेस के अंदर डिफरेंट एरियाज़ होते हैं जिसको हम स्टडी करेंगे। अब जैसे हमने लोब्स देखे, अब डिफरेंट लोब्स के फर्दर जो है वो डिफरेंट डिवीज़न हुई हुई होती है। इस तरह से हमारे जो लोब्स हैं वो डिफरेंट जो है वो डिवाइड हुए हुए होते हैं। कि ये जो हमारा आगे फ्रंटल लोब होता है, फ्रंटल लोब बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है हमारे पास प्री फ्रंटल एरिया, ये आगे वाला प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और ये पीछे वाला होता है इसे हम कहते हैं प्री सेंट्रल। यहाँ वाला जो सारा पार्ट होता है फ्रंटल लोब का उसको हम कहते हैं प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स और आगे वाले को हम कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब उन कॉर्टेक्स के अंदर डिफरेंट जो है वो डिविजन्स होते हैं, उसको हम देखते हैं। तो जैसे ये हमारा फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है, प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। जो आगे वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स। प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स की लोकेशन है पोस्टीरियर टू प्री फ्रंटल एरिया और इसकी लोकेशन है एंटीरियर टू द प्री सेंट्रल एरिया, यानी प्री सेंट्रल एरिया से ये आगे होता है। इनमें डिफरेंट एरियाज़ आते हैं, जैसे इसमें 4, 6, 8, 44, 45 एरियाज़ होते हैं, जबकि इस वाले में जो है वो 9, 10, 11, 12 एरिया होता है और हम इसको कहते हैं ब्रॉड मैंस एरिया। तो ये फ्रंटल जो लोब होता है वो बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड होता है। उसके बाद आगे जो प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है। तो इसमें जो है वो प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स जो है उसका एक है मोटर एरिया। हमें बेसिकली 4 चीज़ें देखनी होती हैं किसी भी पार्ट में, तो कि उसका एरिया क्या है, उस एरिया की लोकेशन क्या है, उसकी क्या क्या मूवमेंट्स या क्या क्या वो फंक्शंस करता है, और अगर वो ख़राब हो जाए तो क्या चीज़ें डैमेज होंगी। तो हमारा जो पहला वाला मोटर एरिया है उसको हम नंबर देते हैं एरिया 4। वो लोकेटेड होता है एंटीरियर टू सल्कस, सेंट्रल सल्कस, यानी जो हमारा सेंट्रल सल्कस होता है उससे एंटीरियरली मौजूद होता है। और उसके बाद जो इसकी मूवमेंट्स है तो इसकी मूवमेंट्स में है कि ये इनिशिएट करता है मूवमेंट्स को और कंट्रोल करता है स्पेसिफिक मसल ग्रुप को, यानी कि हमारी पूरी बॉडी के मसल्स को नहीं, कुछ कुछ मसल्स को कंट्रोल करता है। और जो है वो ये डेलिकेट आइसोलेटेड मूवमेंट्स
कराता है, फैसिलिटेट करता है मसल टून को, कि मसल टून को इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, और स्पाइनल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। और अगर इसमें डैमेज आ जाए, कोई लेजन आ जाए, तो होगा ये कि कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस हो जाएगी। जैसे हमने पहले भी कहा कि ये ऑपोजिट साइड को कंट्रोल कर रहे होते हैं इसकी बहुत सारी चीज़ें। तो अगर हमारा राइट हेमिस्फेयर का ये डैमेज हुआ है तो हमारे लेफ़्ट साइड पे पैरालिसिस हो जाएगी, और जैक्सोनियन फिट्स होंगे, यानी कि हमें जो है वो हमारी जो मसल्स हैं उनकी स्पैज़मेटिक कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होगी, कि हमें फ़ील होगा कि जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करें और रिलैक्स करें। और अगर एरिया 6 भी साथ साथ डैमेज हुआ है तो स्पेस्टिक पैरालिसिस होगी, यानी हमारे मसल्स जो हैं वो स्पैज़म में आ जाएंगे, और हेमीप्लेजिया हो जाएगा, यानी हमारी आधी बॉडी जो है वो पैरालिसिस हो जाएगी। उसके बाद है प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया का नंबर होता है एरिया 6, और ये लोकेटेड होता है एंटीरियर टू द मोटर एरिया, यानी मोटर एरिया जो था उससे थोड़ा सा आगे प्री मोटर एरिया होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है ये प्राइमरी मोटर एरिया या मोटर एरिया है, तो इससे आगे जो है यहाँ पे प्री मोटर एरिया होता है। अब प्री मोटर एरिया का क्या फंक्शन, प्री मोटर एरिया डिवाइडेड हुआ होता है 6B में, जो कि अपर होता है, और 6A जो कि लोअर होता है। 6A का अपना काम होता है, 6B का अपना काम होता है। अब इसके एरियाज़ का फंक्शन ये होता है कि लर्न मोटर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराते हैं, यानी वो एक्टिविटीज़ जो कि हम जो है वो सीखते हैं। जैसे राइटिंग हम सीखते हैं तो 6A एरिया जो है वो कंट्रोल करता है राइटिंग को, कोऑर्डिनेटेड स्किल्ड मूवमेंट को। इसका यहाँ पे एरिया होता है फ्रंटल एडवाइजल फील्ड, उसको हम कहते हैं। 6A जो है वो जनरलाइज्ड रोटेशन ऑफ आई, हेड और ट्रंक को कराता है, और 6B जो है वो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ फेस के मसल्स और लैंड नेक्स की कराता है। और जो अगर इसमें कोई डैमेज आ जाए तो हम लॉस ऑफ स्किल्ड मूवमेंट्स लाइक राइटिंग, यानी हम वो मूवमेंट्स जो कि हमने खुद सीखी होती हैं जैसे राइटिंग, तो उसमें जो है वो स्किल्ड मूवमेंट जो है वो लॉस हो जाएंगी। ये 2 एरियाज़ हो गए। उसके बाद है इसके 2 एरियाज़ और हैं, फ्रंटल आई फील्ड एरिया और मोटर स्पीच एरिया। जो फ्रंटल आई फील्ड एरिया उसको हम नाम देते हैं एरिया 8 का। ये एक्सटेंड करता है फेशियल एरिया ऑफ प्रीसेंट्रल गायरस से मिडल फ्रंटल गायरस तक, यानी डिफरेंट जो हमने गायरसेस देखे थे वहाँ उनके दरमियान मौजूद होता है। कंट्रोल करता है, इसका फंक्शन है कॉन्जुगेट मूवमेंट ऑफ आई, यानी जब हम रीड कर रहे हो तो हमारी दोनों आई बॉल्स मूव कर रही होती हैं, तो ये वो वाला फंक्शन जो है वो करवाता है। और अगर इसमें कोई डैमेज आ जाएगा इस एरिया में तो होगा ये कि डेविएशन हो जाएगी आइज़ की टू द अफेक्टेड साइड, यानी अगर राइट हमारा हेमिस्फीयर में ख़राबी आई है तो हमारी आइज़ राइट साइड पर ही डेविएट हो जाएंगी। उसके बाद है मोटर स्पीच एरिया। मोटर स्पीच एरिया में जो है वो एरिया 44 और एरिया 45 होता है, और इसको हम कहते हैं ब्रोकास एरिया। ये लोकेटेड होता है इंफीरियर फ्रंटल गायरस में। इसका काम होता है स्पीच एरिया, इसको हम कहते हैं हेल्प करते हैं हमारे वर्ड्स मेकिंग में, मोटर एरिया के साथ कनेक्शन में ये हमें मदद करता है कि हम वर्ड्स को बिल्ड करें। उसके बाद जो है ये कंट्रोल करता है मूवमेंट्स ऑफ मसल्स ऑफ स्पीच के मसल्स को, लैंडेक्स के, टंग को, सॉफ्ट पैलेट और रेस्पिरेटरी मसल्स को। इसकी अगर कोई इसमें बीमारी हो जाए तो उसको हम कहेंगे ब्रोकास एफेजिया, जिसमें होगा ये कि बंदा जो है वो जिसको ये बीमारी होगी वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। ये तो अंडरस्टैंड कर सकेगा कि अगर कोई लैंग्वेज रिटन है या कोई बोल रहा है तो वो वाली लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर जाएगा, लेकिन वो ख़ुद लिख नहीं सकेगा या ख़ुद बोल नहीं सकेगा। तो ये हमने जो है वो फ्रंटल लोब का प्री सेंट्रल एरिया देख लिया। अब फ्रंटल लोब का जो है वो फ्रंटल कॉर्टेक्स या प्री फ्रंटल एरिया जो है उसको हम नंबर देते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रॉडमैन्स एरिया 9, 10, 11, 12, जो कि एंटीरियर होता है प्री सेंट्रल एरिया से, और इसका फंक्शंस होते हैं पर्सनालिटी को ये कंट्रोल करता है, बिहेवियर को, फीलिंग को और जजमेंट को। तो अगर इसमें कोई ख़राबी होगी तो हम किसी को सही तरह से जज नहीं कर पाएंगे और हमारी कंसंट्रेशन और जो एबिलिटी है वो लॉस हो जाएगी। तो ये फ्रंटल लोब हो गया। उसके बाद 3 लोब्स रह गए, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। पैराइटल लोब जो है उसको जो हमने नाम दिया उस एरियाज़ को, उसको हम कहते हैं 3, 1 और 2। उसके अंदर मेन सेंसरी एरियाज़ होते हैं,
जो कि लोकेटेड होते हैं पोस्टीरियर टू द सेंट्रल सर्कस ऑफ सेरेब्रम इन पैराइटल लोब, यानी सेंट्रल सर्कस के पीछे। इसका फंक्शंस होते हैं, रिसीव करते हैं सेंसरी सेंसेशंस लाइक टच, पेन, टेम्परेचर, प्रोप्रियोसेप्शन ऑपोजिट साइड से, यानी कि अगर ये राइट साइड पे है तो लेफ़्ट साइड ऑफ बॉडी की जो है सेंसरी सेंसेशंस को कंट्रोल करेगा। और अगर इसमें कोई बीमारी आ जाए, कोई डिजीज़ आ जाए, तो होगा ये कि कॉन्ट्रालेटरल हेमी एनेस्थीसिया या एनेस्थेसिस हो जाएगा। मतलब कि हमारी जो अपोजिट साइड ऑफ बॉडी है उसको जो है वो उसकी सेंसेशंस लॉस हो जाएंगी, यानी अगर राइट साइड डैमेज है तो लेफ़्ट साइड की जो है वो सेंसेशंस लॉस हो जाएंगी। और एस्ट्रैग्नोसिस होता है कि हम अगर किसी चीज़ को हाथ लगाएं, पेन को हाथ लगाएं आंखें बंद करके, तो हमें पता चल जाता है कि ये पेन है। तो एस्ट्रैग्नोसिस में ये होता है कि हम आंखें बंद करके कोई चीज़ को पता नहीं लगा सकते कि ये क्या है। उसके बाद हमारा टेम्पोरल लोब है। टेम्पोरल लोब दो हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है, एक है ऑडिटरी एरिया और दूसरा है ऑडिटरी एसोसिएटेड एरिया। ऑडिटरी एरिया में हमारे पास जो है दो एरियाज़ आते हैं, एरिया 41 और एरिया 42, और ये जो है वो हिडन होता है लेटरल सल्कस में इन एंटीरियर ट्रांसवर्स टेम्पोरल गायरस में। इसमें जो यहाँ पे सेंटर फॉर हियरिंग होता है, यानी पिच, लाउडनेस, क्वालिटी ऑफ साउंड जो है वो परसीव्ड करते हैं हम इस वाले एरिया के बदौलत। और अगर इसकी यूनिलेटरल डिस्ट्रक्शन हो, यानी एक ही साइड की डिस्ट्रक्शन होगी तो स्लाइटली लॉस होगा हेयरिंग का, और अगर दोनों साइड का ऑडिटरी एरिया जो है वो डैमेज हो जाए तो कंप्लीट डेफनेस यानी कॉर्टिकल डेफनेस हो जाती है। उसके बाद जो है हमारे पास दूसरा है ऑडिटरी एसोसिएटेड एरिया। उसमें ये होता है हमारे पास के वर्निक्स स्पीच एरिया 22 हम इसको कहते हैं। ये लोकेटेड होता है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में, और इसका फंक्शन ये होता है कि ये कोरिलेट करता है ऑडिटरी इंप्रेशन विद द पास्ट मेमोरी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द साउंड हर्ड, यानी कि अगर हम कॉल पे किसी की आवाज़ सुनते हैं और हम उसको पहचान लेते हैं तो वो इस एरिया की बदौलत होता है कि ये कोरिलेट करता है कि हम ये आवाज़ पहले सुन चुके हैं। अगर जो है वो इसमें कोई डैमेज आ जाए तो जो है इसकी बीमारी को हम कहते हैं वर्निक्स एफेजिया, जिसके अंदर ना तो हम किसी भी पर्सन की रिटन या स्पोकन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, ना ख़ुद कुछ राइट कर सकेंगे और स्पोक कर सकेंगे। उसके बाद जो है वो हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब है। ऑक्सीपिटल लोब में जो है वो दो डिविजन्स है, एक है प्राइमरी विजुअल एरिया और दूसरा है विजुअल एसोसिएटेड एरिया। ब्रॉडमैन्स एरिया 17 हम कहते हैं इसके एरिया को। ये लोकेटेड होता है वॉल्स ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ कैल्क्राइन सल्कस में। ये रिसीव करते हैं सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम आइज़ एंड इंटरप्रेट्स शेप, कलर एंड मूवमेंट। और इसकी डिज़ीज़ है होमोनोमस हेमिएनोपिया, यानी कि ये होता है कि हमें आधा विजन नज़र आएगा और आधा नहीं आएगा। अगर इसमें कोई डैमेज आए तो हाफ़ साइड की हमें विजन आएगी और हाफ़ साइड की नहीं आएगी। उसके बाद है विजुअल एसोसिएटेड एरिया। इसमें एरिया 18 और 19 होता है, और ये जो है वो सराउंडेड होता है प्राइमरी विजुअल एरिया के इर्द गिर्द मौजूद होता है। ये रिसीव करता है इम्पल्सेस फ्रॉम प्राइमरी विजुअल एरिया और थैलेमस दोनों से। और ये इसका एक और भी फंक्शन है कि ये रिलेट करते हैं पास्ट विजुअल एक्सपीरियंसेस को विद द रिकग्निशन एंड एवेल्यूएशन ऑफ व्हाट इज सीन, यानी कि हम जो पहले चीज़ देख चुके हैं वो हमें याद रहती है इसकी वजह से, कि हम किसी को पर्सन को देखते हैं और पहचान लेते हैं तो वो इस एरिया की वजह से कि जो है हम पहले से उस चीज़ को देखा हुआ है, तो ये रिलेट करते हैं प्रेजेंट को विद द पास्ट।